हेलो गाइस, वेलकम टू जीवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपना टॉपिक है प्रेसिडेंट के एमसीक्यूज अपने देखेंगे। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपके प्रेसिडेंट अगर टॉपिक है तो आप ये जो एमसीक्यूज करने जा रहे हो इनमें से आपको आपके पेपर में जरूर सभी के सभी एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। सबसे पहला जो अपने प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी जानते हो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत जहां राष्ट्रपति के पद की अपने को जानकारी मिलती है, वहां पर इसके बारे में बता रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो कार्यपालिका का भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यह भी अनुच्छेद 52 में ही है कि जहां लिख रखा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जब भी देश की जनगणना स्टार्ट होगी तब सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक गिना जाएगा, उसके बाद में बाकी सभी से देश की जनगणना चालू होगी। सबसे पहले अपने किसको गिनेंगे? राष्ट्रपति को गिना जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? किसमें है? राष्ट्रपति में है। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये अनुच्छेद 53 के तहत है। अनुच्छेद आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? वास्तविक शासक नहीं होता। राज्य और सरकार का अध्यक्ष नहीं होता। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बहुमत दल का नेता नहीं होता। दो बातें मैं आपके सामने बताना जा रहा हूं। एक होता है एक होता है हेड ऑफ स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ स्टेट जो राज्य का प्रधान होगा, अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होता है। परंतु सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम प्रधानमंत्री होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा स्टेट का? तो वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। पर संविधान के अनुसार जो अध्यक्ष है राज्य का वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए या उसकी योग्यता है? हाँ, योग्यताएं किसमें दी गई है अपने को? अनुच्छेद 58 के अंदर, आर्टिकल 58 के अंदर अपने को भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, यह भी योग्यता। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, यह भी राष्ट्रपति की योग्यताओं में आती है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य और यह योग्यता नहीं है। जब भी आप एग्जाम में बैठो, आप हैबिट बना लीजिए। 1 मिनट का आपके पास हर एक प्रश्न करने का समय होता है। आप हैबिट बनाइए, एक एक प्रश्न का जो आपको उत्तर दिया गया एमसीक्यूज में उसको पर हर एक ऑप्शन आप पढ़िए और उसके बाद में उसको छांटिए कि हाँ ये सही है ये गलत है। उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो योग्यताओं के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 58 है। इससे आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कोई भी निर्धारित नहीं है, याद रखना। 65, 75, 70 कुछ भी नहीं है। कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद अनुच्छेद 58 में अपने को सिर्फ उनकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज बताई गई है। अधिकतम आयु कुछ भी नहीं है। चाहे वो 100 वर्ष का व्यक्ति है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव का पद लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है।
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? देखो, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसको रट लेना। अनुच्छेद बता देता हूं, अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग है, 54 नहीं 55 के अकॉर्डिंग कौन सी पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा सुनिश्चित पद्धति नहीं होती, संपेक्ष बहुमत पद्धति नहीं होती, संचयी मत पद्धति नहीं होती। क्या होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या होता है आप मुझे कहोगे तो मैं आपको राष्ट्रपति पे एक पर्टिकुलर वीडियो ला के बता दूंगा, जहां अपने अपना बेसिक पूरा क्लियर कर लेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आप उससे एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एमसीक्यूज मैं फिर भी मानता हूं अपने सभी, कम से कम नहीं तो 1000 एमसीक्यूज अपने सिर्फ राष्ट्रपति पे बना सकते हैं। तो ये तो टॉप है, जो मतलब टॉप मोस्ट एमसीक्यूज है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप राष्ट्रपति पे वीडियो चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने वीडियो जल्दी से जल्दी ले आएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता है? जहां पर जनता जनार्दन वोट करती है, जहां हम खुद जाके वोट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अपने अपने ये कहते हैं चलो आज राष्ट्रपति के लिए वोट देंगे? नहीं। तो कैसा होता है? मनोनीत द्वारा कोई मनोनीत नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जहां हमारे द्वारा चुने गए लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जाकर वोट करते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सिंपल भाषा में समझाऊं, अनुच्छेद 71 के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित कोई भी विवाद है तो वो कौन करेगा? वो उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय, या फिर अपने कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया? अनुच्छेद 71 71 आर्टिकल के तहत कहा गया है। तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। होप आपको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा इस क्लास में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50 संख्या होनी चाहिए। ये आप याद रखना। 50-50 मैच खेलना है, ओडीआई खेलना है। किसको? राष्ट्रपति को। तो उसको कितने बंदे चाहिए? 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। कैसे ओडीआई खेलना है राष्ट्रपति को, इससे आप याद रखो। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। अनुच्छेद के बारे में बात करें जहां पे निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें कौन कौन होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, क्योंकि मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कहीं ना कहीं फेयर नहीं होता कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया जो लोकसभा या राज्यसभा संसद का सदस्य होगा, वो ऑब्वियस सी बात है वो राष्ट्रपति को ही वोट देगा, इसलिए मनोनीत को नहीं मानते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य है। और उसके बाद विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य है। और ऐड ऑन किया गया था इसमें, जिसमें अपने बात करेंगे दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अभी 2019 रिसेंटली अपने जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या हैं? इसमें भाग लेते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको अपने अलग से पढ़ते हैं। तो जम्मू और कश्मीर अभी 2019 में अपने जोड़ा गया है। तो कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषद के सभी सदस्य नहीं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये हो सकता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं। कौन लेता है? संसद व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। कहाँ दी गई है? पद की अवधि के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अवधि मैंने गलत लिख दिया। पद की अवधि के बारे में अपने को अनुच्छेद 56 में पता लगता है।
5 वर्ष कब से गिने जाएंगे? शपथ ग्रहण से गिने जाते हैं। तो 5 वर्ष कब से गिने जाएंगे? शपथ ग्रहण से गिने जाएंगे। अनुच्छेद कौन सा है? 56 के अंदर कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? सीधी बात करें, आपको आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और कौन हटाता है? संसद हटाती है। तो इसका आंसर होगा संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब अगली बात करते हैं, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या प्रक्रिया है? महाभियोग, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्तावन नहीं, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्तावन नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश नहीं, संसद द्वारा महाभियोग। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 61 के अंदर ये दिया गया है। और कौन से देश के संविधान से? तो अमेरिका के। बहुत सारे प्रश्न अभी आपके इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे ही आ गया, मुझे नहीं पता था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह ली गई है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो अपने को एक एमसीक्यूज का आंसर ही बता रहा है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। और कब? जब 1/4 सदस्य किसके? संसद के सहमत होंगे, तभी आप 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया की सूचना देंगे। ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति का मन किया यार चलो आज राष्ट्रपति हुए ना, महाभियोग की प्रक्रिया चालू करते हैं। नहीं, कब? जब संसद के 1/4 सदस्य सहमत होंगे, तब महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी। वो किसी भी संसद के सदन में चालू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा में हो सकती है और राज्यसभा किसी में भी हो सकती है। जब ये पास कब होगी? जब 2/3 बहुमत से ये पास होगी, फिर ये राज्यसभा में जाएगी और राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त करने से यह पारित हो जाएगी और राष्ट्रपति उसी दिन से अपना त्याग पत्र देंगे और उनकी पद खाली माना जाएगा। अगला प्रश्न ही आ गया है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो भी मैं बता के हटाऊं, 2/3 सदस्य का। लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक साथ अलग अलग। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 नहीं, सदन के कुल सदस्यों का चाहिए। तो ये रहा अपना राइट आंसर। सदन के कुल सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्य नहीं, सदन के विशेष बहुमत नहीं। ऐसा नहीं है, कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया पास करने के लिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 60 है। और अगर यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। कौन? कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। अभी बता के हटाऊं, कंफ्यूज मत होना। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो उस स्थिति में उसका कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल नहीं करेगा। राज्यपाल किससे संबंधित होता है? राज्य से संबंधित होता है। प्रधान सेनापति नहीं करेगा, वह सेना से संबंधित होता है। प्रधानमंत्री पूरे के पूरे सरकार से संबंधित होता है। तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। अब ये जो एक्ट है, यह अधिनियम कब पारित किया गया? मुख्य संविधान में ऐसा नहीं था,
कि अपने मूल संविधान में इस प्रकार से नहीं था कि मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश इस चीज का मतलब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। परंतु संविधान में संसद के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी कि संसद जो निर्धारित करेगा वो मान्य होगा। तो अधिनियम एक पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया? राष्ट्रपति राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। मेरी राइटिंग अगर नहीं समझ आए सॉरी है उसके लिए। अधिनियम 1969, इसके तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की जगह पे मतलब कारोबार सॉरी पद संभालता है। कारोबार कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, कारोबार तो बिजनेस हो गया। क्या कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का पद संभाला हो? जी हाँ, हुआ है। कब हुआ है? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद, मेरे को आखिरी का नाम याद है, पूरा नाम बहुत बड़ा है, हिदायतुल्लाह के समय। हिदायत नहीं है, हिदायतुल्लाह के सामने, हिदायतुल्लाह के समय में हुआ है। अब समय की बात की जाए, समय कौन सा है? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, कितना? 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो कारण था उसके पीछे उसके पीछे कारण ये था कि देखो 69 में यह अधिनियम भी आया था। जो अपने देश के तीसरे जो राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे अपने देश के? तीसरे राष्ट्रपति अपने थे जाकिर हुसैन जी। तो जाकिर हुसैन का निधन होने के कारण वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, परंतु वह खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए दोनों पद एक समय पे खाली थे। तब मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का पद संभाला। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे को ये होता है कि एक पॉइंट अपने एक क्वेश्चन से आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं अपने उन सबको क्लियर करते हुए चलें। तो यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? किसको करेगा? तो उपराष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? उपराष्ट्रपति को करता है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति तुरंत सूचना देता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, वो बेचारा वेला होता है, इसलिए वो तुरंत सूचना देता है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचना देगा उपराष्ट्रपति की कि भाई साहब राष्ट्रपति की जो पद है वो खाली हो चुका है। राष्ट्रपति के त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? त्याग पत्र की सूचना किसको देता है? मैंने अभी बता के हटा हूं, लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, कौन रहे हैं? सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इसको याद रखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना आपको याद रहेगा। ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ राष्ट्रपति है अपने देश के। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे? वह थे वीवी गिरी। यदि आपने यह प्रश्न, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यदि आप ये प्रश्न कर लेते तो आप मानिए आप बहुत बच्चों से आगे हैं इस टाइम, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ता है। तो कौन थे प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार? तो वो थे वीवी गिरी जी। अब इसके बारे में बात की जाए तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में बात की जाए तो ये शायद 7वें नंबर के थे या 6ठे नंबर के थे, संजीव रेड्डी जी, और जाकिर हुसैन जो अपने तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। याद रखना है, मैं आप सभी को कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी आगे चल के अपने आराम से। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले के लिए जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग एकमात्र राष्ट्रपति ने किया था, तो वो कौन थे? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। यह देश के 7वें राष्ट्रपति थे
और राष्ट्रपति बनने से पहले यह देश के केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री कौन से राष्ट्रपति थे, तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिसने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए किया था। तो यदि रेड पेन तो अपने लिए ठीक नहीं, हाँ, तो भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इतनी बात आप शायद तक ये मुझे जहां तक याद है तो ये लगभग लगभग नहीं तो 1979 कुछ था, मुझे पक्का डेट नहीं याद, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्व निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 57 करता है। 57 कहता है कि एक व्यक्ति मतलब कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी मर्जी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु यही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी मर्जी बार कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार आयु की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार कितनी बार राष्ट्रपति बनना है उसकी कोई सीमा नहीं है। एक बात याद रखोगे, राष्ट्रपति का पद किसके बराबर माना गया है, तो ब्रिटेन की महारानी के, ब्रिटेन की महारानी के बराबर माना गया है राष्ट्रपति का पद। इस चीज को आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ब्रिटेन की महारानी के बराबर, अमेरिका के नहीं, क्योंकि अमेरिका में क्या है, पूरी की पूरी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, परंतु भारत में उल्टा है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वास्तव में जो शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो अमेरिका के साथ कंपेयर मत करना। अमेरिका से सिर्फ अपनों ने क्या किया, अनुच्छेद 61 लिया है, 61 में भी क्या महाभियोग की प्रक्रिया ली है, और जो पद जो किसके बराबर माना जाता है, ब्रिटेन की महारानी के बराबर। पूरी वीडियो देखा करो, एक एक बात एक एक पॉइंट है, आपको जो एमसीक्यूज है वही बता रहा हूं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, एन संजीव रेड्डी। इनके बारे में आप एक चीज और नोट करोगे, एन संजीव रेड्डी के बारे में, तो इनके बारे में अपने एक चीज और नोट करेंगे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वसहमति से राष्ट्रपति बने थे, मतलब इनके विरुद्ध कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वसहमति से देश के राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, एन संजीव रेड्डी थे। भारतीय जनता पार्टी के ये राष्ट्रपति थे और देश के कौन से छठे राष्ट्रपति थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, तो सीधा बताऊं, देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कौन, जाकिर हुसैन जी। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। उसके बाद में वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये कुछ लगभग लगभग 3 मई को इनकी मृत्यु हुई थी, 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हुई थी। और 20 अब अभी अपने बात करके थे ना पीछे, मैं हर एक पॉइंट आपके साथ रिलेटेड कर रहा हूं। तो 20 जुलाई तक क्या था, वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला, क्योंकि वह उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी। 20 जुलाई के बाद इन्होंने मन बनाया कि यार मैं खुद ही राष्ट्रपति बनूंगा, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति से रिजाइन दे दिया। उपराष्ट्रपति से रिजाइन देने के बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था। तब उस समय वहां पर हिदायतुल्लाह जी जो देश के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, उन्होंने पद संभाला था राष्ट्रपति का। आई होप अब आप ये चीज समझ गए होंगे। तो जाकिर हुसैन जी प्रथम मुस्लिम थे। यह देश के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जी देश के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। एक एक बात आपको समझा रहा हूं, इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता आपने आज तक कहीं समझा होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता,
किसकी नियुक्ति नहीं करता अभी देखते हैं। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रिपरिषद की भी राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल की तो करता ही है, उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, जिसको वोटिंग के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जिसको चुना जाता है। राज्यसभा के किसी एक सदस्य को वोटिंग में जिताया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नियुक्ति? प्रधानमंत्री नहीं करता, याद रखना। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भी कब करता है? जब प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जब प्रधानमंत्री कहेगा कि मुझे इस व्यक्ति को अपने यह विभाग देना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति मत करके आ जाना। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तब आप ये आंसर आपका सही होगा, परंतु आपको ऑप्शन यही मिलेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भी एक आयु सीमा होती है, उसके बाद में वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। राज्यपाल के बारे में देखते हैं। चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ये भी नहीं रह सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, ये भी नहीं रह सकता। परंतु राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहे, राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल बनकर रह सकता है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे, इसको अलग कर देना, अधिकार किसे दिया गया है? तो किसको? आपको पता है समाधान का जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। पर अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद किसके तहत? 72, 72, आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप लिखो मनोनीत, मनोनीत किया जा सकता है। नामित भी मेरे ख्याल से, पर नहीं, अपने मनोनीत लेके चलते हैं। देखो, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा व लोकसभा। ठीक है, ये आपको पता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, और लोकसभा के लिए 2 सदस्य, जो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो टोटल कितने? 14 सदस्य करता है। याद रखना, वहां पे 12 भी होगा, ऑप्शन में आपके पास 2 भी दिया हो सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कितने सदस्य करता है राष्ट्रपति संसद के लिए? तो 14, राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। परंतु इसमें एक बात है कि राष्ट्रपति परामर्श करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट उनको परामर्श देगा, पर वह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। राष्ट्रपति की मर्जी है, उसको अच्छा लगेगा तो वो उनकी बात सुनेगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो उस बात को टाल देगा, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है। संवैधानिक पद देश का सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रपति है। यह भी आपका प्रश्न है कि देश का संवैधानिक पद, भारत का संवैधानिक पद किसके पास होता है? तो वो राष्ट्रपति का होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति का होता है। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की है? कब की है भाई? 1962, 1971, 1976? कभी भी नहीं की है। कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 360 में, 356 में आता है। राष्ट्रीय नहीं, राज्य अंतर्राज्यीय इमरजेंसी जिसको अपने कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी जिसको अपने कहते हैं, राज्य इमरजेंसी। और 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो इस चीज का आप याद रखो। 360 में क्या है? आर्थिक संकट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक
भगवान की कृपा से, भारत माँ की कृपा से आज तक अपने ऊपर कोई भी आर्थिक संकट नहीं आया। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो किसने किया है? न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्लाह ने किया है। कब से कब किया है मैंने आपको बता दिया, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। और इसके बाद में वीवी गिरी जी देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस परिस्थिति में आपातकाल कर सकता है? आपातकाल लगा सकता है, कर सकता है। आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पे। देखो, मौखिक कभी भी कोई चीज नहीं होती है। आप जब भी कोई सरकारी काम करोगे, ठीक है, जब आप छोटा मोटा सरकारी काम करते हो वहां पर मौखिक कुछ भी नहीं होता है, वहां पर सब लिखित में चलता है। इस बात का आप सभी को ध्यान है। और यहाँ तो देश में आपातकाल की स्थिति बताई जा रही है, आपातकाल लगाने की परिस्थिति है, तो मौखिक नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री का मन किया यार चलो अपने काम करते हैं, आपातकाल लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कब करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जब लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद अनुच्छेद में लिख लो। अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को? मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा गलत है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत वो जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। यदि आप मुझे कहोगे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अध्यादेश के बारे में, अपने पूरा डिस्कस करेंगे कि कब करता है, वह राज्य के लिए होता है या संघ के लिए करता है, तो वो संघीय और संघ के लिए ही करता है, केंद्र के लिए ही करता है, वह राज्य के लिए नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के बारे में मैं बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 124 में अपना क्या है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो है यह दोनों उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसके बारे में अपने आराम से बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो राष्ट्रपति है वह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वह अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 124 अनुच्छेद के तहत वह सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 123 के तहत वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कब तक रखा जा सकता है? वह 6 सप्ताह तक ही रखा जा सकता है अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करेगा। राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? कंफ्यूज मत हो जाना, नई चीजों से अपडेट, पहली बात ही बहुत पुरानी चीज है। 1.5 लाख होता था 2018 में, पता नहीं 2017 या 2018 में होता था। अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। कितना? 5 लाख, जिसपे किसी प्रकार का कोई कर नहीं होता, यह कर मुक्त होता है इनका वेतन। एक स्थिति और भी है, देश के राष्ट्रपति का वेतन में कटौती किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। अभी जैसे अपने देख रहे थे कि कोरोना का समय चल रहा है देश के ऊपर, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन में कटौती हो गई थी एक एक दो दो दिन की, परंतु राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उन पे आप किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकते। उनको आपको 5 लाख रुपया हर मंथ देना जरूरी है। उसके बाद में पेंशन की बात करें तो 9 लाख प्रति वर्ष इनकी पेंशन मतलब इनको दी जाती है, और अन्य जो भत्ते हैं वो भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अनुच्छेद की बात करी जाए तो अनुच्छेद ये है
59, अनुच्छेद 59, दोबारा से लिखता हूँ, अनुच्छेद 59 के अंदर राष्ट्रपति के भत्तों के अलावा, मतलब राष्ट्रपति के भत्तों के बारे में विवरण दिया गया है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 12वें राष्ट्रपति, देखो इतना एग्जामिनर नहीं पूछता, पर कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति होते हैं, जैसे पहले प्रथम 4 जो राष्ट्रपति हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में छठा राष्ट्रपति जिन्होंने जनता पार्टी के रूप में रेड्डी जी ने किया था। 7वां राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने वीटो का यूज किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में। 12वीं राष्ट्रपति अपनी थी, इंपॉर्टेंट क्या है, यह महिला प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल। तो इंपॉर्टेंट है तभी आपसे पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। 11वें एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो नमन है, उनको कौन नहीं जानता, तो उनका तो आप याद रखेंगे ही। और 12वीं राष्ट्रपति देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति थी, इसलिए आप उनको याद रखेंगे। कौन होगी? प्रतिभा देवी पाटिल। ये अपना आज की एमसीक्यूज का क्लासेज यहीं खत्म होती है। मुझे ये एमसीक्यू से ज़्यादा आपकी क्लास ज़्यादा लगी, जहां मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। ठीक है, आपसे बहुत सारा कुछ शेयर किया है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको समझ आया, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे अपने अलग अलग जो वैकेंसीज के लिए अपडेट देते रहते हैं और एमसीक्यूज वगैरह सब डालते रहते हैं वहाँ पर। धन्यवाद।